हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है विजया क्लासेस में। और आज हम महिला बाल विकास के अंतर्गत जो सुपरवाइज़र की भर्ती निकली है, पर्यवेक्षक की सीधी भर्ती और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी जो भर्ती होने वाली है उसके पाठ्यक्रम पर चर्चा करने वाले हैं। इस पाठ्यक्रम में 4 पार्ट दिए हुए हैं, आई होप आपने देख लिया होगा। और 4 पोर्शन में सभी के एक टॉपिक है और फिर उनका सब टॉपिक है ना। और टोटल 200 नंबर का पेपर होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा। 200 क्वेश्चंस आएंगे, आपको 3 आवर में सॉल्व करने हैं, है ना, 3 घंटे में। और ये एक ऑनलाइन एग्जाम है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें एग्जाम होते ही आपको नंबर पता चल जाते हैं कि आपके कितने नंबर आए हैं, कितने मार्क्स आए हैं। तो चलिए आज हम सबसे पहले टॉपिक पे डिस्कस कर लेते हैं। इन टॉपिक पे डिस्कस करते समय एक चीज़ है, आप नोट डाउन करते चलिएगा कि किस टॉपिक में कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। इसके अलावा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं, हमारी डेली क्लासेस लगती हैं। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से हम सेवाएं देते हैं, जिसमें हम टेस्ट सीरीज भी देते हैं और सिलेबस वाइज आपके सारे टॉपिक्स भी कवर करा रहे हैं। तो जिनको भी ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर डिटेल्स के लिए कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है पोषण एवं स्वास्थ्य में जो पहला टॉपिक है वो है पोषण। पोषण के अंतर्गत संतुलित आहार, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, है ना। और इसके अंतर्गत क्या कैलोरीज भी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज तत्व जैसे आयोडीन, विटामिन ए, आयरन, जिंक, विटामिन, कैल्शियम, ये आदि के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इन सब के बारे में पढ़ने के अलावा आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ना है, क्योंकि लास्ट टाइम कार्बोहाइड्रेट से डाइसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, इनसे भी प्रश्न आए थे, वसा से भी प्रश्न आए थे, है ना। तो इन सब का डिटेल्स पढ़ना है। इसके अलावा इनसे की कमी से होने वाले कौन सी बीमारियां, कौन से रोग होते हैं और उनकी रोकथाम के लिए कौन से स्रोत है, किन चीज़ों का सेवन करना चाहिए, किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है इनको भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा राष्ट्रीय पोषण मिशन क्या होता है, इसकी शुरुआत कब से हुई, किसने स्टार्ट किया, कौन से प्रधानमंत्री ने इनॉग्रेशन किया, इसका उद्देश्य क्या है, कब राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाता है, राष्ट्रीय पखवाड़ा कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है, इसके अंतर्गत हर साल इनकी थीम क्या होती है, ये सब भी आपको याद करना है, क्योंकि इससे रिलेटेड पहले भी प्रश्न आए थे और आने वाले एग्जाम में भी ये प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, तो जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के संबंध में पोषण का महत्व। अब इसमें देखिए, यहाँ से इसने थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, आपको यहाँ से पढ़ना है। नवजात सबसे पहले, फिर शिशु, शिशु के बाद क्या आएगा, बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आती है, फिर यदि महिला है, लड़की है, गर्भावस्था आएगी, फिर धात्री माताएं बनेंगी। वो धात्री माताओं का मतलब जो महिलाएं अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, है ना, उनको धात्री माताएं कहते हैं, लैक्टेटिंग वुमेन्स। और इसके अलावा वयस्क, तो पुरुष होंगे तो फिर वो वयस्क की श्रेणी में आएंगे। तो इसमें पूरे, चाहे महिला हो अथवा पुरुष हो, सबके बारे में डिटेल पढ़ना है कि किस अवस्था में उनको किस पोषण की आवश्यकता होगी, जीवन के किस पड़ाव में उनको आयरन कितना चाहिए, उनको कैल्शियम कितना चाहिए। और लास्ट टाइम एग्जाम में ICMR 2010 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें पूछी गई थी, तो हमने अपने यहाँ ICMR 2020 की रिपोर्ट्स भी शेयर की है। ठीक है, क्योंकि इस बार उससे आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब आते हैं हम गर्भवती की देखभाल पे। तो गर्भवती की देखभाल में वजन की निगरानी, मतलब कितने महीनों में कितना वजन बढ़ेगा, क्या खाने से वजन बढ़ेगा, है ना। और उसके अलावा आप उसकी ट्रैकिंग कैसे करेंगे, बच्चा स्वस्थ है या नहीं है, इसकी ट्रैकिंग कैसे करेंगे। मातृ शिशु रक्षा के लिए जो कार्ड बनाती है गवर्नमेंट, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। गर्भावस्था में खतरों से बचाव के लिए कौन से टीके लगाए जाते हैं, क्या प्रसव पूर्व जांचें की जाती है जिनको ANC कहते हैं, कौन इसमें सेवा प्रदाता होते हैं, ICDS क्या काम करता है, स्वास्थ्य विभाग क्या काम करता है, ये सारी चीज़ें आएंगी। आशा क्या होती है, ANM क्या होती है, इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, है ना, ये सब चीज़ें इसमें पढ़नी है। इसके अलावा टीकाकरण, तो टीकाकरण में क्या है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम। अब इसके अंतर्गत कितने प्रकार के टीके लगते हैं, 12 टीके लगते हैं। तो 12वां टीका कब से इंक्लूड हुआ, पहले कितने टीके लगते थे, किस बीमारी को के लिए कौन सा टीका लगता है, इनका महत्व क्या, इंपॉर्टेंस क्या है, और यदि टीका नहीं लगा तो उसके दुष्प्रभाव क्या होंगे। ऐसा भी होता है कि किसी को टीका नहीं लगा, या टीका कब नहीं लगाते हैं, है ना, डिले होता है तो कितना डिले हो सकता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़नी है। टीकाकरण कौन करता है, किसका काम है ना, ये सारी चीज़ें भी इसके अंतर्गत आएंगी। फिर आता है
स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, तो एनआरएचएम और आईसीडीएस, ये दोनों के अंतर्गत जितने प्रकार की सेवाएं संचालित होती है, किस आयु वर्ग को होती है, कौन कौन सी सेवाएं देती है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी। अब इसके बाद है कुपोषण। तो कुपोषण के अंतर्गत क्या है, जन्म के पूर्व क्या कुपोषण हो सकता है, कैसे होता है, उसका कारण क्या है और उसको संरक्षण कैसे कर सकते हैं, और जन्म के बाद जो है उसके बाद यदि फिर भी बच्चा कुपोषित हुआ तो उसके क्या संरक्षण कर सकते हैं, क्या उपाय है उसको कुपोषण से बाहर निकालने के लिए। तो एनआरसी एडमिशन की प्रोसेस क्या होती है, एनआरसी क्या होती है, वहाँ कैसे काम करते हैं एनआरसी, है ना। उसके अलावा सुपोषण अभियान क्या होता है, सुपोषण अभियान में जो सुपोषण शिविर होते हैं वो क्या होते हैं, बच्चों के लिए बला तेल क्या होता है ना, और ये सारी चीज़ें भी उसमें आएंगी, है ना। सुपुष्टि चूर्ण, ये सब क्या है, ये तो गवर्नमेंट चलाती है ना, तो आपको इसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें पढ़नी है कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं, किस किस स्टैंडर्ड से जो आदर्श मानक स्थापित किए गए हैं कि इससे कुपोषण को ठीक करेंगे, कुपोषण कितने प्रकार के होते हैं, पीईएम में कितने प्रकार के कुपोषण होते हैं, एडिमा क्या होता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके अंतर्गत आएंगी। इसके अलावा आता है सामान्य बीमारियों की जानकारी। तो सामान्य बीमारियों में जैसे उल्टी है, दस्त है, आंखों को नाल का संक्रमण है, खसरा गलघोटू, टिटनेस, काली खांसी, टीबी, निमोनिया, इसमें आपको ये तो पढ़ना ही है कि भाई कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है ना, जीवाणु से होता है, कौन सा वायरस से होता है, कौन सा कवक से होता है, कौन सा प्रोटोजोआ से होता है, कौन सा फंगस से होता है, ये सारी चीजें कि कौन सा रोग पहले तो किससे होता है, फिर उसका बचाव क्या है, क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है ना, और यदि ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो वो किस स्तर तक वो हो सकता है। जैसे टीबी मुक्त भारत घोषित करने के लिए अभियान चला रहे हैं, तो पोलियो मुक्त कब घोषित हुआ, टीबी मुक्ति के लिए क्या कर रहे हैं, ये सारे प्रश्न आएंगे। ये कब से प्रारंभ हुआ, क्यों हुआ, डब्ल्यूएचओ क्या है, डब्ल्यूएचओ क्या करता है, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़नी है। सिर्फ इतना बीमारियों के बारे में नहीं पढ़ना, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी, क्योंकि सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं। और फिर क्या होता है कि मान लीजिए ये टीबी तो लिखा है, अब मान लीजिए पूछ ले कि भाई टीबी मुक्त भारत कब किया जा रहा है, अगर आपको यही नहीं पता कि 2025 में टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य है, फिर आप कैसे आप कह देंगे कि सिलेबस के बाहर का प्रश्न है। भाई टीबी यहाँ दिया है तो उसने प्रश्न पूछा, और क्योंकि जनरल है, करंट अफेयर है, तो बिल्कुल ये प्रश्न पूछा जा सकता है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय टीबी दिवस कब मनाते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आपको ये भी आना चाहिए। अब द्वितीय खंड पे आते हैं। तो द्वितीय खंड क्या होता है, सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति। इसमें क्या है, सामान्य ज्ञान विभागों की योजना है, तो इसमें 5 विभागों की योजनाएं पूछी है। अब देखिए योजना यहाँ पर भी पूछी है 2, एनआरएचएम और आईसीडीएस, है ना। उसके अलावा ये यहाँ पर फिर क्या पूछा, महिला बाल विकास की, स्वास्थ्य की, पंचायत और ग्रामीण विकास की, सामाजिक न्याय की और आदिवासी की। तो देखिए महिला बाल विकास में तो क्या उद्देश्य हैं, क्या सेवाएं हैं, चूंकि उसी विभाग की भर्ती है तो ऑफकोर्स वो योजनाएं सारी जानना चाहेगा। लेकिन स्वास्थ्य विभाग की भी योजना पूछा है, जैसे एक योजना है बाल शक्ति योजना। बाल शक्ति योजना देख के आदमी महिला बाल विकास सोचता है, पर वो स्वास्थ्य विभाग की योजना है। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की योजना कि भाई पंचायत से क्या क्या काम होते हैं, पता होना चाहिए कि पंचायत के अंतर्गत कौन सी योजनाएं संचालित हैं, ग्राम पंचायत क्या होती है, पंच परमेश्वर क्या होता है, ये सारी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। इसके अलावा भी और कौन सी योजनाएं चलती हैं, समग्र का काम कैसे होता है, ये सब पंचायत से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है। सामाजिक न्याय विभाग, तो पेंशन बांटता है ये विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, सभी प्रकार की पेंशन यहाँ से मिलती है ना। निःशक्त जनों के लिए भी काम करता है सामाजिक न्याय विभाग, इक्विपमेंट दिलाना हो, पेंशन देना हो, सर्वे करना हो, ये सब काम ये करता है। किस स्तर पे क्या अधिकारी होते हैं और कौन कौन सी योजनाएं होती हैं, ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा आता है आदिवासी विकास विभाग, तो आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष रूप से काम करते हैं, हॉस्टल्स का निर्माण, बच्चियों की पढ़ाई, है ना, इससे संबंधित सारी योजनाएं, और इसके अलावा जो छात्रवृत्ति वगैरह मिलती है वो सब भी आएंगे इसके अंतर्गत। अब आते हैं नियम, अधिनियम एवं अधिकार। ये भी पूछ सकते हैं कि भाई मध्य प्रदेश में आदिवासी विकास खंड कितने, एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन है। तो इस सिलेबस को जो है हम डिकोडिंग कर रहे हैं, और आपको जो एक्स्ट्रा चीज़ें मिल रही हैं आप उसको नोट डाउन प्लीज़ करते जाइएगा, ठीक है। बच्चों के कानूनी अधिकार और उनसे संबंधित अधिनियम, नियम, है ना, कानून। तो बच्चों से संबंधित कौन से अधिकार है, यूनिसेफ क्या करता है ना, यूनिसेफ की तरफ से और बच्चों के लिए क्या काम किए जा रहे हैं, कौन से अधिकार दिए गए हैं, शिक्षा का अधिकार क्या है, कब संविधान में संशोधन हुआ, आरटीई कब आया, राइट टू एजुकेशन, कब हमने अधिनियम लाया, कब से ये लागू हुआ, महिलाओं के लिए कौन से कानूनी अधिकार दिए गए, उनसे संबंधित कौन से नियम अधिनियम बनाए गए, आरक्षण कैसे दिया गया, यौन उत्पीड़न में के लिए क्या
नियम अधिनियम बनाए गए कि ये ना हो, घरेलू हिंसा के लिए कौन सा अधिनियम बनाया, दहेज के लिए बनाया है, संपत्ति का अधिकार महिलाओं को कैसे मिलेगा इसके लिए भी बनाया, बाल विवाह की रोकथाम के लिए अधिनियम बनाया है, खाद्य सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाया है। पिछले बार सती प्रथा से संबंधित पूछा था कि सती प्रथा कब कब बंद कराई गई, सती प्रथा के लिए नियम कब बनाया गया। तो ये सारी चीजें जो है इसके अंतर्गत आएंगी। जो नहीं लिखा है आपको वो भी पढ़ना है। जैसे उषा किरण योजना है ना, तो उषा किरण भी किससे संबंधित है, वन स्टॉप सेंटर किससे संबंधित है, क्या करता है, कौन कौन सी प्रकार की सहायता मिलती है, यदि घरेलू हिंसा है तो उसमें किस किस प्रकार की हिंसा शामिल है, क्या भावनात्मक भी है, क्या मानसिक हिंसा शामिल भी है, क्या आर्थिक हिंसा भी शामिल है, या सिर्फ शारीरिक हिंसा है, किसको संरक्षण मिलता है, क्या केवल महिलाओं को मिलता है या महिलाओं एवं बाल को दोनों को मिलता है। ये सारी चीजें इसमें आएंगी, है ना। इसके बाद आता है शारीरिक संरचना का सामान्य ज्ञान। तो हमारे शरीर है इसका सामान्य ज्ञान होना चाहिए कि पाचन तंत्र कैसे काम करता है, कहाँ पे कौन सी ग्रंथि होती है, किससे कौन सा हार्मोन निकलता है, प्रजनन तंत्र क्या होता है, कैसे काम करता है, किशोरावस्था का विकास कैसे होता है, प्राथमिक उपचार कैसे होता है। अब ये प्रजनन तंत्र में ग्रंथियां और हार्मोन्स दिया है तो इसमें सभी प्रकार के हार्मोन्स आएंगे। प्रजनन तंत्र में सभी प्रकार की ग्रंथियों के बारे में जान के कि ओवरीज क्या करती है, यूट्रस क्या करता है, मेंस्ट्रुएशन कैसे होता है यानी पीरियड्स कैसे होता है, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत पढ़नी है। क्योंकि पिछली बार बहुत एकदम नॉर्मल वे में क्वेश्चन पूछा था फिर भी लोगों को नहीं बना था। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक को जनरली लोग अवॉइड कर देते, पढ़ना नहीं चाहते, और फिर यही इतना सरल टॉपिक जो है वो छोड़ के आ जाते, फिर उनसे आंसर वहां बनते नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर में मात्र 3 चीजें हैं, एमएस ऑफिस है, इंटरनेट है और मोबाइल संचालन है। ये बहुत सरल है, ये क्लास में कवर होने वाले टॉपिक है। इसके अलावा सामान्य गणित है 8वीं क्लास की, तो इसमें सामान्य गणित के प्रश्न है, दशमलव, प्रतिशत, दशमलव वाले में भी जोड़ना आता है, जोड़ना घटाना, प्रतिशत वाले प्रश्न में 1-2 टाइप के प्रश्न है, इससे ज्यादा नहीं पूछता, बहुत सरल परसेंटेज के क्वेश्चन है। अनुपात और ब्याज पूछता है, और आंकड़ों की व्याख्या है, सिर्फ ग्राफ देख के पढ़ना होता है, ऐसा बना दिया उसने और उसमें पढ़ के और आपको निकाल के आंसर लिखने होते हैं। ये बहुत सरल आते हैं, इसमें 10 में 10 नंबर मिल जाएंगे। ऐसी सामान्य ज्ञान, तर्क शक्ति, इसमें भी बिल्कुल गिनती के प्रश्न है, डिसाइड है कि ऐसा ही प्रश्न आएगा, इतने वेरिएंट है और इतना टाइप है, और उसमें जो है ये भी एक क्लास में आपका सारा कवर हो जाएगा। ये दोनों एक एक क्लास में कवर होने वाले टॉपिक हैं। मुश्किल से 1-1, 1.5 घंटे की क्लास में ये आपके 10-10 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जिसने आज तक गणित पढ़ी है उसको भी, जिसने नहीं पढ़ी उसको भी आएगा, इतनी हमारी गारंटी है। अब आता है तृतीय खंड, प्रबंधकीय गुण वाला। इसमें क्या है, संचार और परामर्श कौशल। तो संचार क्या हुआ, 1/2, एक यहाँ से संचार जो है यहाँ से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के में गया, है ना, दो व्यक्तियों के बीच में होने वाला जो है संचार क्या होता है, कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इससे संबंधित क्या है, 2 अपठित गद्यांश है। गद्यांश दे दिया उसने लिख के, है ना, बहुत सारा लिख दिया पाठ जैसा, और फिर नीचे प्रश्न दे दिया, प्रश्न भी दिया और फिर उसके 4 ऑप्शन भी दे दिया। अब बोला इसमें से एक टिक कर लो। अब इतना सरल प्रश्न कहाँ आएगा बताइए, 12 प्रश्न आएंगे, आंसर सहित प्रश्न दे रहा है, पहले आंसर लिख दिया है बताइए और फिर लिखा है प्रश्न। अब इतना छांट के कोई भी बच्चा बना लेगा। एक क्लास में इसको समझा दिया जाएगा कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल आराम से ये बनेगा और पूरा में पूरा नंबर भी मिलेगा। अब इसके बाद आता है विकास की अवधारणा। तो विकास की अवधारणा और उसकी मुख्य चुनौतियों, ये कहाँ से ये टॉपिक लिया गया है, स्वतंत्र भारत की स्वतंत्रता से संबंधित, कि भारत जब स्वतंत्र हुआ उसके बाद में उसने अपना विकास कैसे किया, उसके समक्ष में उस समय चुनौतियां क्या थी, शिक्षा की चुनौती थी, स्वास्थ्य की चुनौती थी, गरीबी थी, भुखमरी थी, और कृषि के संबंध में भी चुनौती थी कि पर्याप्त मात्रा में हम खाद्यान्न उत्पादन नहीं कर पाते थे। ये सारी चुनौतियां थी। फिर उनसे निपटने के लिए कैसे काम किए, पंचवर्षीय योजनाएं कैसे बनाई गई, उनको लागू कैसे किया गया, पर्वतीय क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम अलग किए गए, सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम अलग किए गए, मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम अलग किए गए, कब कौन से विकास कार्यक्रम लागू किए गए, ये सब चीजें इसमें पढ़नी है। इसके अलावा समकालीन सामाजिक चुनौतियां यानी करंट भी इससे रिलेटेड पूछ रहा है कि जैसे मान लीजिए नीति आयोग कैसा काम करता है, नीति आयोग कब बना, पंचवर्षीय योजनाओं को कब रिप्लेस किया गया, किस पंचवर्षीय योजना में कौन सा प्रधानमंत्री था, किस पंचवर्षीय योजना में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। ये एक बहुत कॉमन टाइप के क्वेश्चंस है ना, और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब ये देखिए इसमें जो समकालीन सामाजिक चुनौती और सरोकार है ना, ये किसकी बात कर रही है, एसडीजी की बात करता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की बात कर रहे हैं, क्योंकि इस बार अब उससे प्रश्न आएगा कि भाई नीति आयोग क्या सूचकांक जारी करता है, मध्य प्रदेश का रैंक कौन सा है, कितना स्कोर होता है, ये सारी चीजें इसमें आएंगी।
अब इसके बाद आता है नेतृत्व विकास। तो एक नेता का विकास कैसे, नेता के अंदर क्या नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, क्या उसके गुण होने चाहिए, उसका क्या कौशल होना चाहिए। आंतरिक गवर्नेंस की बात है, समन्वय, समूह और टीम का, मतलब एक टीम वर्क, एक समूह वर्क कैसा होता है, उसके अंतर्गत कौन से गुण होने चाहिए, और एक नेता के कितने प्रकार होते हैं, किस किस प्रकार के नेता होते हैं, कैसे वो निर्णय करते हैं, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। ठीक है, अब आता है संप्रेषण की परिभाषा, प्रकृति, माध्यम, अवरोध और उसके माध्यम भी पूछ रहा है ना। तो माध्यम कैसे, मतलब मौखिक संचरण, मौखिक संप्रेषण हो रहा है, लिखित संप्रेषण है, सांकेतिक संप्रेषण भी होगा, है ना, ये कई टाइप की चीजें होंगी। फिर अवरोध कौन है भाई, दो के बीच में, संचार के बीच में, संप्रेषण के बीच में अवरोध कौन सा है, संप्रेषण शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, किस भाषा के शब्द से लिया गया, ये सारी चीजें भी पूछी जा सकती हैं, है ना। इसके अलावा अब आगे है सामुदायिक संगठन और मोबिलाइजेशन। तो समुदाय और सामुदायिक संगठन की समझ को पूछा है, समुदाय संगठन के सिद्धांतों को पूछा है कि भाई किस सिद्धांत के आधार पर ये काम करते हैं, फिर इनसे कैसा विकास होता है, सामुदायिक विकास क्या है, जन भागीदारी की भावना क्या होती है, इसकी अवधारणा क्या है, और सामुदायिक मोबिलाइजेशन क्या होता है। ये सारी चीजें जो है समुदाय और सामुदायिक विकास से संबंधित चीजें, कि कैसे उनके सिद्धांत क्या हैं, कैसे उनका विकास होगा, जन भागीदारी कैसे होगी, लोगों का सहयोग कैसे लेंगे, और कैसे सबका एक साथ विकास होगा, कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात है ना। फिर उसके बाद में आता है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा। तो ये शिशु से संबंधित है, इसमें सबसे पहले बाल विकास का परिचय है। तो बाल विकास के परिचय में सबसे पहले तो कुछ बुनियादी सिद्धांत है ना, अवधारणाएं क्या है, फिर बच्चे की वृद्धि और विकास जो है उससे रिलेटेड क्या क्या सिद्धांत हैं, उसके महत्वपूर्ण चरण कौन से होते हैं, फिर किसी बच्चे की जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकता और पर्यावरण, वो किस पर्यावरण में, किस परिवेश में रहता है, वो उसके विकास पर कैसे प्रभाव डालता है। एक फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई अच्छे वातावरण में, अच्छी जगह में, साफ सुथरे माहौल में रहता है बच्चा, उसका विकास अलग होगा। मान लीजिए एक बच्चा है जो किसी भी परिस्थिति के कारण यदि अपने माँ के साथ जेल में है ना, कभी छोटे बच्चे होते हैं, कभी वो भी माँ यदि किसी अपराध में संलिप्त है तो बच्चे भी साथ में, मतलब माँ के साथ यदि जेल के अंदर रह रहा है तो उसके मानसिक उसका वातावरण जो है, उसका पर्यावरण एकदम बदल जाएगा, उसका मानसिक विकास अलग प्रकार से होगा, है ना। तो ये सब चीजें कैसे होती है, इनका विकास और उसका जो बच्चे पर प्रभाव है, ये सब का अध्ययन है इसके अंतर्गत। फिर प्री नेटल विकास, बच्चे का पहले कैसा विकास होता है, वो इससे कैसे संबंधित है, यानी माँ जब गर्भवती है तो बच्चे का विकास कैसे संभव होगा। बच्चे का विकास जो है माता के आचरण, माता के व्यवहार, मान लीजिए महिला बहुत ज्यादा अल्कोहल लेती है तो फिर बच्चे का विकास कैसे होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, ये सारी चीजें भी इसके अंतर्गत आएंगी। अब प्रथम 3 वर्ष में जो विकास होगा बच्चे का, फिर 3 से 6 वर्ष के मध्य में क्या विकास होगा, ये सब चीजें हमें पढ़नी है ना। तो कैसे बच्चे का पर्यावरण, एक तो उनकी आनुवांशिकता, माता पिता का पर्यावरण, इन सब चीजों का कैसा बच्चे के विकास पर प्रभाव पड़ेगा, ये सब का अध्ययन है इसमें। ठीक है, अब इसके बाद है शाला पूर्व शिक्षा और परिचय, कि बच्चे का शाला पूर्व शिक्षा की अवधारणा क्या होता है और इसका औचित्य क्या है, क्यों जरूरी है ये, क्यों आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां क्या होती हैं, उसके स्तर क्या होते हैं, बच्चे की सीखने की प्रक्रिया और उसकी मानसिक क्षमताएं अलग अलग होती है, हर बच्चा अलग अलग प्रकार से सीखता है, कोई बच्चा जल्दी सीखता है, कोई बच्चा देर से सीखता है। इसके अलावा शारीरिक और गत्यात्मक विकास कैसे अलग होते हैं, संज्ञानात्मक विकास क्या होगा बच्चे का, उसका भाषा विकास कैसे होगा, है ना, सामाजिक और भावनात्मक विकास कैसे होंगे, सृजनात्मक विकास और सौंदर्य बोध का विकास कैसे होगा। ये सारे विकास जो है, ये सारे विकास के आयाम हैं और हर बच्चे के अंतर्गत ये विकास होते हैं। पिछले बार इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, देखिए 12 प्रश्न आएंगे इससे, है ना, और इससे प्रश्न जो है वो विभिन्न प्रकार के पूछे गए थे। पिछले बार का मेरे को एक क्वेश्चन याद आ रहा है, भाषा विकास का द्वितीय चरण पूछा था, है ना, तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा रहे हैं। अब इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, तो इनकी पहचान आप कैसे करेंगे कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता क्या है, इनको कौन सी सुविधाएं मिलनी चाहिए या मिली जाती हैं, फिर इनके लिए कौन सी संस्थाएं हैं जो इनके लिए कार्य करती है, राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पे क्या कार्यक्रम है, दिव्यांग बच्चों के लिए कौन से अधिनियम बनाया गया, कितने प्रकार की दिव्यांगता की श्रेणी निर्धारित की गई है, यूडीआईडी कार्यक्रम क्या है, इसे लेकर सरकार किस प्रकार सेंसिटिव है, उन्होंने विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द का प्रयोग कब से प्रारंभ करा, ये सारी चीजें इस श्रेणी के अंतर्गत आएंगी। ठीक है, अब उसके बाद आता है बाल देखभाल एवं संरक्षण। तो बाल देखभाल और संरक्षण की अवधारणा क्या है, ये आईसीपीएस की बात करता है ना। उसके अलावा संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल की बात करते हैं कि बच्चे जो बेचारे अनाथ हैं, बेसहारा हैं, निशक्त है,
एड्स प्रभावित हैं उनके लिए कौन सी योजनाएं हैं, उनके लिए सरकार क्या कर रही है, उनके संबंधित कानून क्या है, आईसीपीएस के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से लाभ है जो बच्चों को दिए जाते हैं, किस प्रकार की संस्थाएं उनके लिए काम करती है ना। जो बच्चे अपराध में लिप्त होते हैं उनके लिए किस प्रकार के कानून नियम हैं और किस प्रकार से उनकी सहायता की जाती है, कौन से विभाग सहायता करते हैं, किस योजना के माध्यम से उन्हें लाभ देते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत आएंगी। तो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक जो है, ये सारा सिलेबस समझ आया होगा कि कौन सी चीज़ें कहाँ से पढ़नी है, कौन सी चीज़ें कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और अधिक जानकारी के लिए, यदि आप अपने से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीफोन नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। डेली ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप हमारे टेली ग्रुप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं और फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम हर संभव आपकी मदद करेंगे। टेस्ट सीरीज़ भी चालू है, यदि आप टेस्ट सीरीज़ चाहते हैं आप टेस्ट सीरीज़ भी लेते हैं। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन। आज की क्लास आई होपफुल आपके लिए मददगार होगी, सहायक होगी और आप अपनी तैयारी को इसी तरह से आगे बढ़ाते रहे। थैंक यू वेरी मच।